आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो टर्म 2 का अकाउंट्स का सेट जारी हुआ है उसका सेट 5 देख रहे हैं। और सेट 5 लास्ट सेट है, उससे पहले के 4 सेट बता दिए गए हैं जो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेंगे। सेट 5 का फिर से वही हम बता दें, 3 तरह से क्वेश्चन पूछेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 19 होंगे। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा उसमें 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से केवल 5 का आंसर करना है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। बोलता है कि वित्तीय विवरण विश्लेषण के उपकरण से क्या अभिप्राय है। व्हाट इज मीन्ट बाय टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये मीनिंग पूछ रहा है। अब एक लाइन में बोलता है कि 2 लाइन में आपको आंसर लिखना है, 2 लाइन में मीनिंग समझ नहीं आएगा। तो हम लोग नाम लिख देते हैं कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। उसमें हम लोग पढ़ते हैं कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। आप लोग इसमें से किसी का भी मीनिंग लिख सकते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी ये पूछ रहा है कि होता क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टूल्स क्या क्या हैं। तो याद रखना है कि ऐसे टूल्स या ऐसे इक्विपमेंट जिसके थ्रू हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सके, अपने वित्तीय विवरण का विश्लेषण कर सके, वैसे टूल्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टूल्स बोलते हैं, जिसका नाम हम आपको बता दे रहे हैं कि कौन कौन से टूल्स होंगे जिससे आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करना है। क्या बोल रहा है, नेम द कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट कौन कौन सा उसका नाम बताना है। तो मालूम होना चाहिए कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर 2 स्टेटमेंट होते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट का नाम पूछ रहा है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट कौन कौन होता है। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट 2 होते हैं। एक होता है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और एक होता है कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट 2 तरह के स्टेटमेंट होते हैं, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। 3 क्या बोलता है, आदर्श चालू अनुपात क्या है। व्हाट इज़ द आइडियल करेंट रेशियो। तो याद रखना आइडियल करेंट रेशियो क्या होता है। आइडियल करेंट रेशियो होता है 2:1। 2:1 का मतलब है कि करेंट एसेट दुगना होना चाहिए, करेंट लायबिलिटी 1 गुना। मतलब जितना आपके पास संपत्ति है करेंट एसेट, उसका आधा लोन ले लीजिए, या तो जितना लायबिलिटी है उसका डबल आपका एसेट होना चाहिए। ये एक आइडियल रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग लिखते हैं। बोलता है व्हाई आर प्रीपेड एक्सपेंसेज नॉट कंसिडर्ड एज लिक्विड एसेट। बोलता है पूर्वदत्त व्यय को तरल संपत्ति क्यों नहीं माना जाता। अब देखिए इसके पीछे बहुत सारा है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में, बिकॉज इट इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू कैश ईजली, क्योंकि इसे आसानी से रोकड़ में नहीं बदला जा सकता। इसको बदलने में समय लगता है, ठीक है। इसको तुरंत कैश में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसको कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लगता है, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस को नहीं लेते हैं। नीचे बोल रहा है कि नहीं 2 क्रियाओं की सूची दीजिए जिनसे रोकड़ बह रहा होता है। अब ये हिंदी बड़ा मुश्किल है। लिस्ट एनी 2 एक्टिविटीज़ विच रिजल्ट इनटू कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो के लिए कौन कौन से काम होते हैं। तो आउटफ्लो कहाँ कहाँ से हो सकता है। तो परचेज ऑफ एसेट्स या फिक्स एसेट करो या कोई भी एसेट खरीदेंगे तो जाएगा। और कहाँ कहाँ से जाएगा पैसा। तो पेमेंट, इसको रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी लिख सकते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिविडेंड, कुछ भी डिविडेंड पेड भी जा सकता है। ऐसे बहुत सारे पेमेंट टू टैक्स 2 ही पूछ रहा है आप लोग को। तो 2 आइटम हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते समय, तैयार करते समय लाभांश का भुगतान किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत दिखाया जाएगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल कम अंडर व्हाट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो किसके अंदर आता है। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा, आंसर होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
आंसर होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और एक और जगह पे जाता है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन आप आंसर पूछेगा तो फाइनेंसिंग ही लिखना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ही आता है। कुछ लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो और में करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद राइट एनी टू लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट एनी टू लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण की किन्हीं दो सीमाओं को लिखे। दो लिमिटेशन लिखना है, तो पहला लिमिटेशन क्या होगा? अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ कैश के बारे में बताता है, प्रॉफिट के बारे में कुछ बताता है नहीं। तो यहाँ लिखा है फेल्स टू प्रेजेंट नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ नहीं दिखाता, लिख दो, ज़्यादा अच्छा है। नंबर 2, और क्या हो सकता है? इससे सिर्फ कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में पता चल सकता है, लेकिन इसमें नॉन कैश आइटम को कंसीडर नहीं किया जाता है। इट कैन नॉट कंसीडर या इट इज़ नॉट कंसीडर नॉन कैश आइटम, इसमें गैर रोकड़ मद को शामिल नहीं किया जाता है। ये हम लोग का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 नंबर में है, जिसमें बोलता है कि विभिन्न प्रकार के अनुपात कौन कौन से हैं। व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ रेशियोज, कितने तरह के रेशियो इस्तेमाल किए जाते हैं? तो 4 तरह के रेशियो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो 4 तरह का रेशियो में पहला रेशियो होता है लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात। सबके बारे में अगर लिख देंगे तो और अच्छा बात है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है, हम रेशियो का नाम लिख के समझा देते हैं। दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियो, शोधन क्षमता अनुपात। तीसरा है एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो क्रियाशीलता अनुपात। और चौथा होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लाभदायकता अनुपात। ये 4 तरह के रेशियो होते हैं। अगर आपको किसी बिजनेस का शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैपेसिटी चेक करना है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैपेसिटी चेक करना है, तो कौन सा रेशियो निकालेंगे? इक्विटी रेशियो। अगर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैपेसिटी चेक करना है कि लंबे समय के लिए वो पैसा दे पाएगा कि नहीं, तो कौन सा? उसके बिजनेस के परफॉर्मेंस को चेक करना है तो एक्टिविटी रेशियो, और प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को चेक करना है तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो 4 रेशियोज होते हैं, चारों के बारे में आपको 2-2 लाइन लिख देना है। क्लियर? 9 नंबर बोलता है कि रोकड़ प्रवाह विवरण क्यों तैयार किया जाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण क्यों तैयार किया जाता है? तो हम लोग एक छोटा सा ना यहाँ आंसर लिख रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इसी को लिखना है, आप लोग सुन के भी इसको लिखेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों तैयार करते हैं? इससे हम ये जानना चाहते हैं किसी बिजनेस का कि क्या कैश इनफ्लो हो रहा है और कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, हम लोग ये लिख रहे हैं। लेकिन सिर्फ कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को देख के नहीं, हम भविष्य में कैसे तय करेंगे मेरे पास कितना पैसा आ सकता है, तो इन फ्यूचर कितना पैसा आ सकता है, कितना जा रहा है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमको कैश फ्लो से मिलेगा। तो बोलता है इट कैश फ्लो स्टेटमेंट is prepared for the purpose of knowing cash inflow and cash outflow of a business। किसी व्यवसाय के रोकड़ आगमन तथा
रोकड़ बहिर्गमन की जानकारी के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाता है। कोई दिक्कत है? कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं कैश इन फ्लो और कैश आउट फ्लो को जानने के लिए। उसके आगे 10 नंबर क्वेश्चन में आपके पास कि कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाना है। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट हम लोग को बनाना है। तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट यहाँ बना सकते हैं क्योंकि 1 साल का डेटा रहता है अपने पास, और नहीं तो 11 नंबर बना देते हैं क्योंकि हम लोग को करंट रेशियो लिक्विडिटी रेशियो निकालना है। 11 नंबर बनाते हैं फिर हम लोग 10 बनाते हैं। तो 11 नंबर में देखिए लिक्विडिटी रेशियो पूछ रहा है। ध्यान ये देना है कि लिक्विडिटी रेशियो है। हम लोग लिक्विड रेशियो जानते हैं, लिक्विडिटी रेशियो जब पूछे तो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर लिक्विडिटी का मतलब समझ रहे, ये पूछ रहा है तो इसके अंदर 2 रेशियो पढ़ते थे तो दोनों निकालना पड़ेगा। अगर लिक्विडिटी पूछ दिया तो लिक्विडिटी के अंदर 2 रेशियो पढ़ते थे। पहला रेशियो कौन सा होता था? करंट रेशियो। पहला रेशियो क्या होता था? करंट रेशियो होता है करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी। अब ढूंढो करंट एसेट कैसे निकलेगा, तो सारे को जोड़ देंगे करंट एसेट के लिए। क्या क्या जोड़ेंगे? तो कैश, स्टॉक, डेटर और इन्वेस्टमेंट। कैश, स्टॉक, डेटर और इन्वेस्टमेंट जोड़ दीजिए तो 6,000, 20, 26,000 और 40, 26 और 40, 66,000 और 25,000, 1 लाख। अच्छा नीचे बिल्स रिसीवेबल भी है ना। चलिए तो हम लोग पहले जोड़ के निकाल लेते हैं। सी ए बराबर क्या होगा? सी ए इक्वल टू हो जाएगा आपका कैश प्लस स्टॉक प्लस डेटर प्लस इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है ना, एंड प्लस बिल्स रिसीवेबल। जोड़िए कितना कितना आता है? 6,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 25,000 और प्लस 40,000। कितना आएगा इसका टोटल? 1,31,000 आएगा। और दूसरा तक 40 और 40 80 और 20 100, 1,31 ना आएगा जी। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है? बैंक ओवरड्राफ्ट और प्लस क्रेडिटर्स। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 20,000 और क्रेडिटर कितना है? 30,000। तो करंट लायबिलिटी कितना निकल गया? 50,000। अब यहाँ देखिए करंट एसेट 1,31,000 और बटा 50,000, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके निकाल लीजिएगा कितना आता है। दूसरा रेशियो अब इसमें आपको पूछ रहा है, जब लिक्विडिटी पूछ दिया तो लिक्विडिटी के अंदर 2 होता है। क्विक रेशियो, क्विक रेशियो बराबर होता है क्विक एसेट और बटा करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट निकालने के लिए क्या करते हैं? करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। प्रीपेड है ही नहीं तो सिर्फ स्टॉक माइनस कीजिए। तो करंट एसेट निकला है 1,31,000, उसमें स्टॉक माइनस कर दीजिए। स्टॉक का मतलब कितना है? 20,000। तो इसका मतलब है कि 1,11,000 हमारा लिक्विड एसेट है। तो बोलता है क्विक एसेट 1,11,000 और बटा करंट लायबिलिटी 50,000। इसको भी आप डिवाइड करोगे 3 0 से 3 0 डिवाइड करके यहाँ पे आंसर लिख देना, तो दोनों आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? इसको बनाइए फिर हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे 10 देख रहे हैं। 10 में आपको बनाना है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज इनकम, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट के लिए 1 साल का मेरे पास डेटा दिया रहना चाहिए और परसेंटेज निकालना है बस। तो 1 साल का डेटा है 2021 और यहाँ होगा परसेंटेज और ये होगा पार्टिकुलर्स। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले देखिए लिखा जाता है नेट प्रॉफिट, जिसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है? 20 लाख दिया हुआ है। उसके नीचे है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज और अदर एक्सपेंसेज। तो ध्यान दीजिए, इसको पहले टोटल कर लीजिए 20 लाख, परसेंटेज बाद में निकालेंगे हम लोग। ये हो गया टोटल, इसको ए बोलो या रेवेन्यू बोलो। अब इसमें माइनस करते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज। एम्प्लॉय एक्सपेंसेज बोल देते हैं शॉर्ट में। कितना है? 7 लाख। और अदर एक्सपेंसेज भी है, अदर एक्सपेंसेज है कितना? 3 लाख। तो 7 और 3 कितना हो गया? टोटल हो गया 10 लाख।
होगा। अब ये हो गया टोटल बी, या टोटल एक्सपेंसेस कर सकते हैं। नहीं, वो इन्फॉर्मेशन गलत दिया हुआ, 70 लाख हो ही नहीं सकता। कॉमा देखिए ना, सही जगह पे है। 7 लाख, सोचिए 20 लाख का सेल है और 70 लाख का खर्चा हो जाएगा तो ऐसे बर्बाद हो जाएगा ये कंपनी टिकेगा। 20 लाख का सेल करे और 70 लाख का खर्चा, तो इसका सोचो कि अकाउंटेंट लोग को क्या करेगा इसका मालिक। इसलिए वो मिसप्रिंट कर दिया है आपके सेट में। 70 लाख का सेल, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस से 7 लाख है। कॉमा देखिए, कॉमा समझ में आ जाएगा। तो मिसप्रिंट किया हुआ है, उसको ठीक कर लीजिएगा, 7 लाख है। क्लियर। अब निकालते हैं हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता है? ए माइनस बी। तो ए हमारा 20 लाख है, उसमें 10 लाख माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 10 लाख। इसमें टैक्स माइनस कर दीजिए। देखिए टैक्स आपके पास दिया हुआ है 40%। किसका 40%? हाँ, याद रखना पीबीटी का। पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका 40%, 10 लाख का 40% कितना होता है? 4 लाख। तो 10 लाख में 4 लाख चला जाएगा, कितना बचेगा? 6 लाख। कोई दिक्कत है? ये हमारा निकल गया प्रॉफिट आफ्टर पीएटी, पैट। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो फिर आपको बता दें कि कॉमन साइज में जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो सेल्स के ऊपर निकालते हैं। तो सब में सेल्स के ऊपर निकालें, यानी सब में नीचे सेल्स ये जाएगा 20 लाख। तो पहला का तो 100 रहेगा। पहला आइटम है 20 लाख बटा 20 लाख इंटू क्या होगा? 100। तो पहला निकाल लो, ये तो 100% ना होगा। अब चलते हैं इसमें खर्च में। तो 7 लाख भाई, हमेशा याद रखना नीचे हमेशा 20 लाख। आइटम डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू क्या होगा? 100 निकल जाएगा। अब इसमें आइटम कितना है? 3 लाख। बोलता है 3 लाख बटा 20 लाख और इंटू क्या होगा? अब बताओ इसमें क्या होगा? 10 लाख बटा 20 लाख इंटू 100। अगर आप टोटल खर्चा के एक साथ निकालना चाहते हैं तो फिर यहाँ होगा 10 लाख बटा 20 लाख इंटू क्या करेंगे? 100। यहाँ से भी निकालेंगे और लास्ट होगा 4 लाख बटा 20 लाख इंटू क्या होगा? 100। और सबसे लास्ट है 6 लाख बटा 20 लाख इंटू क्या होगा? ये हमारे पास है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाने का तरीका। सबका परसेंटेज निकल सकता है। चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं। 11 बना चुके हैं, 12 में चलते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? 12, एक कंपनी के पास करेंट एसेट है 2,60,000 का। करेंट एसेट है 2,60,000 का और करेंट लायबिलिटी है 1,10,000 का। ये पोजीशन है। इसके बाद क्या हो रहा है कि 40,000 रुपये का रवि को माल, इसने 40,000 रुपये का माल रवि से ख़रीदा है। ये अभी सिचुएशन है बिजनेस का, करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी का। इसके बाद क्या किया है बिजनेसमैन? रवि से 40,000 का माल खरीदा। बताओ जी 40,000 का माल खरीदेगा तो लिखो आफ्टर परचेज। आफ्टर खरीदने के बाद क्या होगा? करेंट एसेट, क्या होगा? करेंट लायबिलिटी। तो माल खरीदे होंगे तो 40,000 का तो स्टॉक आया होगा कि नहीं? 40,000 का माल खरीदे तो स्टॉक आया होगा ना। और स्टॉक से मेरा करेंट एसेट बढ़ेगा तो 2,60,000 प्लस 40,000 तो कितना हो गया? 3 लाख ना। तो नया मेरा करेंट एसेट कितना हो गया? 3 लाख। और 1,10,000 का करेंट लायबिलिटी था। 40,000 का माल रवि से खरीदो उधार में, तो उधार खरीदने से लायबिलिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा ना। तो याद रखना उधार माल खरीदने से मेरा एसेट भी बढ़ेगा और लायबिलिटी भी बढ़ेगा। खरीदने के पहले ये पोजीशन 40,000 का माल खरीदे तो दोनों में 40,000 बढ़ा दिए, क्योंकि 40,000 का माल भी बढ़ा और उधार भी बढ़ा। अब बताओ नया करेंट रेशियो क्या होगा? न्यू रेशियो। न्यू CR निकालने के लिए CA/CL होता है ना। CA कितना है? 3 लाख। काट देंगे कितना आएगा? 2:1। वही पूछ रहा था कि खरीदने के बाद करेंट रेशियो पर क्या असर पड़ता है। नया रेशियो ना पूछ रहा है जी, आपको पूछ रहा है माल खरीदने के बाद करेंट रेशियो निकालिए। किसी को कोई दिक्कत है? खरीदने के पहले का रेशियो ये है। खरीदने के पहले अगर निकालेंगे तो 2,60,000 बटा 11, 1,10,000 यही होगा। पर लेकिन बाद में बोल रहा है तो खुद सोचिए कि माल खरीदेंगे तो क्या होगा। अगर माल खरीदेंगे तो स्टॉक भी बढ़ेगा और उधार में खरीद रहे हैं, उधार में खरीद रहे हैं तो मेरा क्रेडिटर भी बढ़ जाएगा। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन।
क्या बोर्ड है 13 में? फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। निम्नलिखित विवरणों से विनियोग संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। निकालिए कि कितना कैश फ्लो हो रहा है। अब आपके पास दो चीज़ है, फिक्स एसेट शुरू में 2 लाख था और बाद में कितना हो गया 3 लाख। तो बताओ पैसा आ रहा है कि जा रहा है? तो यहाँ लिखो, इस तरह से लिखो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ऐसे लिखोगे, छोटा सा बनेगा। अच्छा खुद सोचिए कि अगर इन्वेस्टमेंट शुरू में 2 लाख का है और बाद में फिक्स एसेट 2 लाख का है और बाद में 3 लाख का हो गया, तो बढ़ रहा है फिक्स एसेट। बढ़ने का क्या कारण हो सकता है? बढ़ने का ये कारण हो सकता है कि हम परचेज कर रहे होंगे। अगर बढ़ रहा है तो खरीद रहे होंगे ना, और ख़रीद रहे होंगे तो पैसा बाहर जाएगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट, आपको तो कैश फ्लो ना देखना है। फिक्स एसेट बढ़ेगा, इसका मतलब पैसा जा रहा है बाहर, कितना 1 लाख, बाहर जाएगा तो माइनस में ना लिखेंगे। और कोई आइटम है दिया हुआ? और कोई आइटम नहीं है, तो यही निकल गया मेरा आंसर, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 1 लाख रुपया कैश आउटफ्लो हो गया क्योंकि पैसा आया नहीं, पैसा क्या हुआ, चला गया। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्न विवरणों से वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। कैश फ्लो बताना है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020। अब ध्यान दीजिए, आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालना है तो फिर कैश फ्लो बना लीजिए। 14 नंबर का आंसर है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर कैपिटल वगैरह आएगा। देखिएगा किससे पैसा आ रहा है और किससे जा रहा है, थोड़ा ध्यान देते रहिए। पहला है शेयर कैपिटल, 2020 उल्टा दिया है, ध्यान देना, डेट उल्टा दिया है। तो 2019 में कितना है 2 लाख, 19 में 2 लाख है, 20 में कितना हो गया 2,50,000। तो शेयर कैपिटल बढ़ने का मतलब क्या होता है, इशू ऑफ शेयर। शेयर कैपिटल अगर बढ़ रहा है इसका मतलब है इशू ऑफ शेयर। और कंपनी जब शेयर इशू की होगी तो पैसा आया होगा, गया होगा, आया होगा, तो जोड़ दो कितना 50,000। सेकेंड क्या बोलता है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर का रिडम्पशन मतलब पेमेंट कर रहे हैं। तो बताइए डिवेंचर को पेमेंट करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? तो लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कितना जा रहा है, ब्रैकेट में कर देना। अब यहाँ देखिए झारखंड बोर्ड का ड्रामा, ये टाइपिंग करने वाला का क्या गलती है, लिख दिया डिविडेंड पेबल ऑन इक्विटी शेयर। पेबल नहीं होना चाहिए, पेड होना चाहिए। अब पेबल का मतलब होता है कि डिविडेंड बाकी है, पेबल मतलब अभी पे नहीं हुआ है, पेमेंट करना है। तो भैया अगर पेबल है, पेमेंट करना है, तो पैसा कहाँ गया? और जब पैसा ही नहीं गया तो कैश फ्लो में लिखेंगे क्या? तो यहाँ गलती हुआ है, मिस प्रिंट हुआ है प्रिंट करने में, याद रखना। अगर डिविडेंड पेबल होगा तो मेरा आंसर आ गया, डिविडेंड पेबल को लेना ही नहीं। लेकिन डिविडेंड पेबल वहाँ नहीं होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए डिविडेंड पेड। क्या होना चाहिए, डिविडेंड पेड, क्योंकि फाइनेंसिंग में डिविडेंड पेड आता है। तो यहाँ आप लोग अपने क्वेश्चन में चेंज कर लीजिएगा, डिविडेंड पेबल के जगह डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर लिखेगा। डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, डिविडेंड पेड करेंगे तो पैसा आएगा ना कि जाएगा? कुछ नहीं बोल रहे हैं, डिविडेंड पे करेंगे तो पैसा जाएगा। तो डिविडेंड पेड लिखिएगा, इसको चेंज कर लीजिएगा अपने सेट में। डिविडेंड पेड होना चाहिए कितने का, 20,000 का। अब और कुछ है नहीं, देखिए पैसा आया कि गया ज़्यादा। तो टोटल पैसा कितना आया 50, गया कितना 30, तो बचेगा कितना 20,000 बचेगा। ये निकालेंगे कैश इन फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, होगा या नहीं होगा? अब चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखो। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है, जो कि इतना छोटा बनेगा नहीं। नीचे कॉमन साइज 16 में बनाना, वो भी बनेगा नहीं। 17 और 18 बना देते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन है, यहाँ पे बना देते हैं। तो चलिए 17 में बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। उससे पहले जो 2 छूटा इसके बाद बनाएंगे, बूट मिटाने के बाद। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने पड़ा है। तो चलिए फॉर्मूले लिख लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होगा, जीपी बाई नेट सेल्स
इंटू 100। अब आपको ढूंढना है सर जीपी और नेट सेल्स, कैसे ढूंढेंगे? तो क्वेश्चन पढ़िए। ओपनिंग स्टॉक दिया, परचेज दिया, परचेज रिटर्न दिया, वेजेस दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया। अब बताओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दे दिया है, दिया हुआ है, और बाकी अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए सीधा आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी निकाल सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बना के निकाल सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे फिर उससे निकालोगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से भी रास्ता है ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से पहले निकालिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, परचेज मतलब नेट परचेज, याद रखना है, माइनस रिटर्न यहाँ कर देते हैं, ब्रैकेट कर देते हैं इसको, परचेज, उसके बाद प्लस वेजेज, वेजेज नहीं डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और माइनस क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। चलिए देखिए, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 50,000 प्लस परचेज देखो 1,50,000 का, 20,000 का रिटर्न है तो 1,30,000 लिख देते हैं। 1,50,000 का खरीद रहे हैं और 20,000 का रिटर्न जा रहा है, तो कितना लिखेंगे? 1,30,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेज है 10,000 का, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 40,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो प्लस माइनस करके मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकलेगा? 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000 निकलेगा। अब आपको जीपी चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, जीपी इक्वल टू होता है नेट सेल माइनस कॉस्ट। तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है? 2,50,000। देखो यहाँ भी गलती किया, 2,50,000 2 रुपया दे दिया, 2,50,000 2 रुपया। ये 2 रुपया नहीं है, बाई मिस्टेक है, क्योंकि कहाँ फ्रैक्शन में फंसने जाओगे। तो 2,50,000 होना चाहिए। टाइपिंग करने वाला का थोड़ा आँख कमज़ोर था, 2 रुपया 3 रुपया समझ नहीं आ रहा। कितना गया प्रॉफिट? 1,00,000। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट मेरा निकल गया 1,00,000, और नेट सेल मेरा दिया हुआ है 2,50,000, और इंटू कर देंगे 100। तो 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0, 25 चौके 100, यानी 40% का प्रॉफिट है सर। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट है? 40%। ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहे अपने सेल्स का, जितना माल बेचते हैं उसका 40% हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं। अब हम लोग को 2-3 क्वेश्चन और बनाना है, इसको लिख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन बनाना है, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग को बनाना है कॉम्परेटिव इनकम, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट के लिए 2 साल का डेटा होना चाहिए। आपके पास 2019 और 2020 का डेटा दिया हुआ है। यहाँ लिखना है इंक्रीज और डिक्रीज, और यहाँ लिखेंगे परसेंटेज। कैसे निकालेंगे परसेंटेज? तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मेट को लिखेंगे जो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कितना कितना दिया है? 3,20,000 और 4,00,000। पहले फॉर्मेट लिख लेते हैं, उधर का काम बाद में। उसके बाद अदर इनकम जोड़ा जाता है, नीचे दिया हुआ है। अदर इनकम में इंटरेस्ट रिसीव दिया है, इंटरेस्ट 5,000 और 10,000। ये दोनों को जोड़ देंगे तो निकलता है टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू इसको ए बोल देते हैं। 3,25,000 और 4,10,000। अब एक्सपेंसेज लिखना शुरू करते हैं। तो लेस एक्सपेंसेज, क्या क्या एक्सपेंसेज है? पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कितना मटेरियल कंज्यूम्ड है? 1,60,000 और 2,00,000। सेकेंड अदर एक्सपेंसेज, अदर एक्सपेंसेज कितना है? 40,000 और 60,000। दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। ये हो गया 2,00,000 और ये हो गया 2,60,000। अब देखिए टोटल एक्सपेंसेस भी निकल गया। अब इनको माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा ए माइनस बी करके।
तो देखिए ए में कितना अपने पास है, 3,25,000 में 2 घटेगा तो 1,25,000 बचेगा, और इसमें 4,10 में 2,60 घटेगा तो 1,50,000 बचेगा। अब हमको इसमें माइनस करना है टैक्स, तो टैक्स का परसेंटेज दिया है 60% बोल रहा है, तो इसका 60% 60% निकालेंगे ना, तो 60/100 कितना आ जाएगा, 60/100 1 0 से 1 0 1 0 2 0 6 5 30 3 वार्षिक 72 और 3 75,000 रुपये आता है, और इसका 50% है, कितना आता है, तो ये जो बचेगा वो बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको बोलते हैं PAT। कितना आएगा ये 50,000, और इसका कितना आएगा। अच्छा, अब आप परसेंटेज निकालिए, और परसेंटेज के लिए सारे बच्चों को पता है कि चेंज बाय बेस, अगर ये A कॉलन है, ये B कॉलन है, और ये C कॉलन होता है, और ये D कॉलन, तो D बराबर होता है C/A × 100। तो पहले चेंज बताओ, यहाँ कितना चेंज हो रहा है, 80,000। अब कैसे निकलेगा, तो बोलता है 80,000 बटा A में कितना है 3,20,000 इंटू क्या होगा 100। दूसरा यहाँ कितना चेंज हो रहा है 5,000, तो बोलता है 5,000 बाई 5,000 इंटू क्या होगा 100। अब टोटल रिवेन्यू निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ खर्च का निकालिए। 1,60,000 से 2 लाख हो रहा है, तो 40,000 आ रहा है, तो निकलेगा 40,000 बाई 1,60,000 इंटू क्या होगा 100। यहाँ पे 40 से 60 हो रहा है, 20,000 बढ़ रहा है, तो होगा 20,000 बाई 40,000 इंटू क्या होगा 100। आप इन दोनों का टोटल भी कर दीजिएगा, दोनों का आंसर टोटल करेंगे तो ये निकल जाएगा ना टोटल एक्सपेंसेस का, और ये दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल इनकम का निकल जाएगा। यहाँ पे कितना हो रहा है 1,25 से 1,50, 25,000 बढ़ रहा है, तो रेशियो का 25,000 बटा 1,25 इंटू 100। यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो कोई रेशियो नहीं निकलेगा। और यहाँ पे निकालना चाहे तो 25,000 चेंज हो रहा है, तो होगा 25,000 बटा 50,000 इंटू क्या होगा 100। सब में आपको वैल्यू निकाल लेना है। कॉम्परेटिव बन गया इनकम स्टेटमेंट। कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 में कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाना है। इसमें भी इनकम स्टेटमेंट बनाना है, कॉमन साइज बनाना है। क्या करना है कॉमन साइज के लिए, सेम हम लोग को फिर फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, और उसमें सिर्फ 1 साल का, अच्छा 2 साल का कॉमन साइज दिया है, इसमें 2 साल का कॉमन साइज स्टेटमेंट दिया है। इसका मतलब 2 बार परसेंटेज निकलेगा। कितने बार निकलेगा 2 बार। तो हम बना देते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। डेटा बड़ा है नहीं, 12,000 3,000 तो 2,000 है, चलो ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे, यहाँ पे सेकेंड वाले का, और यहाँ फिर इसका परसेंटेज निकालेंगे। ये परसेंटेज होगा, ये भी परसेंटेज होगा, और 2 साल का डेटा 19-20, ये 2019 और ये 2020। यहाँ 1 साल का डेटा फिर परसेंटेज, फिर दूसरे साल का डेटा फिर परसेंटेज, और यहाँ पार्टिकुलर्स में हम लोग डिटेल लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो पढ़िए क्या क्या दिया हुआ है इसमें। बोलता है निम्न सूचना से समान आकार का आय विवरण तैयार कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट निकालना है 2 साल का 19 और 20 का। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है पढ़िए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ है, कितना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 12,000 और 16,000। नीचे देखिए एक्सपेंसेज में 2 एक्सपेंसेज है, टोटल एक्सपेंसेस दिया और प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल के दे दिया। इसका मतलब ये निकाल के दिया हुआ है, सिर्फ आपको यहाँ लिख के और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग को ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 12,000 इसका, और इसका कितना है, माइनस कर दीजिए। अगर आप डायरेक्ट इसको लिखना चाहें ना तो कॉस्ट ऑफ, वैसे लिखो एक्सपेंसेज अलग करके लिखो, इसको ए मानेंगे और लिखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम।
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है 3000 और 4000, 3000 और 4000। चलिए नेक्स्ट, एम्प्लॉई एक्सपेंसेस या एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस 4000 से 6000। अब इसको टोटल करो, ये हो गया टोटल बी, तो ये हो गया 10,000। इसका टोटल यहीं कर दीजिए ए का, और ये कितना आ गया 7,000। अब निकालेंगे क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी। ये कितना अपने पास है 12,000 में 7,000 गया, कितना बचेगा 5,000। निकाल के भी दिया हुआ आपके पास, और 16 में 10 गया, कितना बचा 6,000। इसमें टैक्स दिया हुआ है कोई नहीं, बस यही लिखा है। अब इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, बस वो आपको निकालना, परसेंटेज कैसे आएगा इसका। तो आपको पता है परसेंटेज हम लोग को निकालना है कॉमन साइज, और कॉमन साइज में जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो सेल्स के ऊपर निकालते हैं। किसके ऊपर निकालते हैं, सेल्स। तो सबसे पहला तो 100% होगा सेल्स का, पहला 100% होता है ना। अब क्या होगा, आइटम डिवाइडेड बाई 12,000, 3,000 बटा 12,000, 4,000 बटा 12,000, 7,000 बटा 12,000, 5,000 बटा 12,000 होगा। तो चलिए यहाँ फर्स्ट क्या होगा, 3,000 बटा 12,000 इंटू 100 निकल जाएगा, 4,000 बटा 12,000 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ होगा 7,000 बटा 12,000 इंटू क्या होगा 100, इतना जगह कम है देख लीजिएगा। 5,000 बटा 12,000 इंटू क्या होगा 100। इसी तरह से यहाँ पे निकलेगा। अब किस पर यहाँ पे निकलेगा, 16,000 पर, तो यहाँ होगा 4,000 बटा 16,000 इंटू क्या होगा 100। यहाँ क्या होगा 6,000 बटा 16,000 इंटू क्या होगा 100। यहाँ पे 10,000 बटा 16,000 इंटू क्या होगा 100, और यहाँ होगा 6,000 बटा 16,000 इंटू क्या होगा 100। ये तरीका है कॉम्परेटिव। अगर 2 साल का डेटा दिया रहेगा तो 2 साल के डेटा से आप कैसे बनाएंगे, ये तरीका है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट निकालने का। कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट 2 साल के डेटा से, तो याद रखना 1 साल का डेटा परसेंटेज, सेकेंड ईयर का डेटा परसेंटेज। अब हम लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, और फिर एक क्वेश्चन बचेगा 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्न रेशियो। इन्वेंट्री टर्न रेशियो का मतलब STR क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाई एवरेज इन्वेंट्री या स्टॉक, एक ही होता है ना। अब आप ढूंढो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, तो देखो फॉर्मूला तभी हम आपको बताए थे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ढूंढिए ओपनिंग इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है 65,000, परचेज कितना है 3,40,000। अगर रिटर्न होता तो माइनस कर देते, परचेज रिटर्न नहीं है इसलिए 3,40,000, और क्लोजिंग कितना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है भी नहीं तो 50,000 माइनस कर दीजिए क्लोजिंग, तो कितना आ जाएगा ये 3,55,000। कितना आ जाएगा 3,55,000। अब आपके पास क्या चाहिए दूसरा, एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है, एवरेज स्टॉक बराबर होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक कितना है 65,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 50,000 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2, तो 1,15,000 और डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है 5 दूनी 10, 57,500। अब बताइए दोनों मिल गया अपने पास, तो यहाँ लिख दीजिए 3,55,000 अब भाई 57,500। 2020 जो भी कट के आएगा ना वो टाइम्स में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा, टाइम्स में, क्योंकि STR जब भी निकलता है तो टाइम्स में निकलता है। कोई दिक्कत है, इसको कीजिए। अब एक 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग का छूट गया है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन सेट 5 का देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये लास्ट क्वेश्चन है सेट 5 का, और लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। और अभी तक आप लोग जितना क्वेश्चन पूछा गया है
सब में एकक एक्टिविटी पूछा गया है। पहली बार आप लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए 2 कॉलम होते हैं, ये भी रुपीज़ का होता है, ये भी रुपीज़ का होता है, और यहाँ पार्टिकुलर्स। एक बात सारे बच्चे याद रखिएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय कैश, बैंक, ये सब को कभी करेंट एसेट नहीं मानेंगे। अभी तक इसलिए क्वेश्चन में ऐसा कभी आया ही नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे थे ना, सब में स्टॉक डेटा रहता था, बिल्स रिसीवेबल रहता था, कैश और बैंक नहीं रहता था। अगर कैश बैंक दे दिया तो गलती से भी मत जोड़ देना, डिक्रीज इन करेंट एसेट, ये सब नहीं होता है। तो याद रखना आपको कौन कौन से आइटम के साथ नहीं होता है, किसको किसको। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम जो 4 होते हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट आइटम कौन कौन सा होता है, कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये 4 को कभी भी करेंट एसेट नहीं मानेंगे। क्लियर, करेंट एसेट नहीं मानेंगे। सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग रेशियो मत लगा देना, वहाँ पर मानेंगे। तो कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी और शॉर्ट टर्म लोन, कभी कभी बैंक ओवरड्राफ्ट तो भी करेंट एसेट या करेंट लायबिलिटी नहीं मानेंगे जब हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी आप लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ रहे थे, उसमें कई क्वेश्चन में नहीं देता था, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में चकमा देने के लिए दे दे कैश और 10,000 से 20,000 हो जाए तो कभी गलती से मत कर देना कि इंक्रीज इन करेंट एसेट, वो इंक्रीज हो ही नहीं सकता है। समझ गए, क्योंकि कैश कभी भी कहाँ जाएगा वो बताते हैं, तीनों में तीसरे में जाता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम सबसे लास्ट में जाएगा। 4 एक्टिविटी होता है ना, तो चौथे में जाता है, इसलिए ऑपरेटिंग में नहीं लिखना है। कैश को, बैंक ओवरड्राफ्ट को, ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को और मार्केटेबल सिक्योरिटी को कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट के तीनों एक्टिविटी में नहीं लिखते हैं, उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अब इसमें पहले तीनों एक्टिविटी एक साथ बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। देखो ये बना रहे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को यहाँ लिखेंगे। दूसरा होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इधर कम कम इन्फॉर्मेशन रहता है, ऑपरेटिंग में ज़्यादा रहता है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। अब देखना है कि कौन कौन एक्टिविटीज आता है। ऑपरेटिंग का यहाँ बाहर करेंगे, इसका यहाँ बाहर करेंगे, और फाइनेंसिंग का जहाँ आएगा वहाँ बाहर कर लेंगे। अब एक एक करके पढ़ते जाते हैं कि कौन सा आइटम किधर जाता है। सबसे पहला लिखा है शेयर कैपिटल। देखिए बैलेंस शीट में सही दिया है ना, 31 मार्च 2021 को ABC लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है। फ्रॉम फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021। तो सबसे पहले देखिए शेयर कैपिटल में 7 लाख से 6 लाख हो रहा है, शेयर कैपिटल घट रहा है। और इसमें नेट प्रॉफिट वगैरह कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है, और शेयर कैपिटल घट रहा है। बताओ प्रॉफिट इसमें है ही नहीं। तो एक 2 चीज़ ध्यान दीजिएगा, बैलेंस शीट कंपनी का अलग बनता है और पार्टनरशिप फर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप का अलग बनता है। अगर ये कंपनी का बैलेंस शीट नहीं होता, जो बैलेंस शीट यहाँ दिख रहा है इस तरह से सीक्वेंस में नहीं होता है, और नॉर्मल बिजनेस का बैलेंस शीट होता है जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, तो वहाँ पे कैपिटल घटने का मतलब लॉस और कैपिटल बढ़ने का मतलब प्रॉफिट, अगर PL नहीं दिया तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो कैपिटल अगर घट रहा है कंपनी के केस में, तो कंपनी के केस में प्रॉफिट लॉस कैपिटल घटने को नहीं लेंगे, लेकिन बाकी बैलेंस शीट में अगर प्रॉफिट घटेगा तो लॉस मानेंगे, क्योंकि बाकी जगह पे जो बिजनेस है सोल ट्रेड या पार्टनरशिप, वो अपने प्रॉफिट को रखता कहाँ होगा। सोल ट्रेड बिजनेस अपना प्रॉफिट कहाँ रखता है, कैपिटल में जोड़ देता है। याद कीजिए फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट जो आता था उसको कैपिटल में जोड़ देते थे, लॉस आता था माइनस कर देते थे। तो सारे बिजनेस अपने प्रॉफिट लॉस को कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन कंपनी ऐसा नहीं करती है। कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस को अलग हेड में लिखती है, जिसका नाम है रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये कंपनी का बैलेंस शीट है, इसलिए कैपिटल अगर घट रहा है तो हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। कैपिटल अगर घट रहा है तो कहाँ लिखेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। किसके नाम पर, तो पेमेंट ऑफ कैपिटल के नाम पर लिखेंगे। हो सकता है एक प्रेफरेंस शेयर हो। कितना घट रहा है, डेट देखो तो सही है ना, ब्रैकेट में लिखे। रिजर्व एंड सरप्लस भी घट रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, सब घट रहा है। डेट ऊपर ठीक है 21-22। अब चलो हम लोग तो यही बोल सकते हैं, जो डेट दिया उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं। सब घट रहा है कोई बात नहीं, जैसे वैसे ही बना देते हैं। जो डेट जो है वही ना मानेंगे हम लोग, अपनी मर्जी से कैसे चेंज कर देंगे।
तो रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख से 1,10,000 हो जा रहा है, इसका मतलब 90,000 घट रहा है। और रिजर्व एंड सरप्लस घटने का मतलब नेट लॉस, याद रखिएगा क्या आएगा, क्योंकि कंपनी अपने प्रॉफिट को कैपिटल में नहीं जोड़ती, कंपनी अपने प्रॉफिट को रिजर्व एंड सरप्लस में रखती है। उसके नीचे चलो देखो 2 आइटम चला गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखो घट रहा है, घटेगा तो कहाँ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग घट रहा है तो इसका मतलब पेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन कितना 1 लाख, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन 1 लाख। किसी को कोई दिक्कत है? नीचे चलिए, ट्रेड पेबल देखिए घट रहा है। अब याद कीजिए ट्रेड पेबल करेंट लायबिलिटी होता है, करेंट लायबिलिटी घटता है तो घटाते हैं, याद है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो हम ऐसे लिखेंगे, उतना नंबर लिखते नहीं रहेंगे डिक्रीज इन इंक्रीज इन, सीधा लिखो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। आपको पता होना चाहिए वो घट रहा है कि बढ़ रहा है, डायरेक्ट लिख दो। कितना घट रहा है ट्रेड पेबल, 5,000 से घट रहा है तो घटने वाला क्या होगा, ब्रैकेट। आगे पढ़ते हैं, एसेट्स में देखो मशीनरी घट रहा है, घट रहा है, मशीनरी घट रहा है, कितना है 11 से 8 लाख। घटेगा तो इसका मतलब क्या, सेल, मशीनरी घटेगा तो क्या होगा, सेल ऑफ मशीनरी। कितना का बेच दिए, 3 लाख का। अब बताओ मशीन बेचेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा। अपने को कैश से मतलब है, कौन सा फ्लो बना रहे हैं, मशीन घटे जाने दो, कैश देखो पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मशीन के घटने से क्या होता होगा, किसी को ससुराल मैदान में दे दिया है। मशीन घटने का मतलब क्या, पैसा आ रहा है, बेच रहे होंगे, या तो आग लग गया होगा, तो ऐसा तो आग लगने का कुछ बोला नहीं, टूट गया ऐसा भी नहीं बोला, चोरी हो गया ऐसा भी नहीं बोला। तो घटने का एक ही रीज़न हो सकता है कि हमने मशीन को क्या किया, बेच दिया। दान देने का सवाल ही नहीं है। आगे क्या है, इन्वेंट्रीज करेंट एसेट। देखो ये मशीन का हो गया, करेंट एसेट घट रहा है, करेंट एसेट घटने से ऐड करते थे, याद है। तो ऐसे लिखिएगा डिक्रीज इन इन्वेंट्री, कितना 10,000 डिक्रीज करेगा तो प्लस में ना रहेगा। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल है, देखिए 32,000 से 40,000 बढ़ रहा है ना। अब याद कीजिए कि ट्रेड रिसीवेबल बढ़ता है तो माइनस करते हैं, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल TR, करेंट एसेट है ना, कितना बढ़ रहा है 8,000, तो प्लस में माइनस में ना रहेगा। उसके नीचे कैश, यहाँ यूज नहीं करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम। फिर बता रहे हैं आपको कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम को कभी भी कैश फ्लो बनाते समय करेंट एसेट नहीं मानिएगा। कौन कौन आइटम होते हैं, कैश होता है, बैंक होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है और मार्केटेबल सिक्योरिटी होता है। इसको कभी भी इधर कहीं नहीं लिखेंगे, सबसे लास्ट में प्रूव करने में काम देगा। अब देखो यहीं पे हम आंसर ला के दिखाएंगे कि मेरा आंसर सही है कि नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में ही प्रूव कर लोगे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट कि ठीक है या नहीं है। देखिए कैसे बनाते हैं, ये तो पोस्टिंग कर दिया। अब सीखिए टोटली कितना आ गया, 80,000, अरे 90,000 माइनस में 10,000 जाएगा। अब 80 और 8 5 13 कितना होता है, 93,000 ना। प्लस में कि माइनस में, क्या बोलते हैं माइनस वाले को, कैश आउट फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब बताओ इसमें क्या आएगा, बाहर जाएगा तो यहीं पे पहले कर लीजिए, 3 लाख प्लस में ना आएगा और तब यहाँ 3 लाख बाहर कीजिए। ये क्या है, आउटफ्लो कि इनफ्लो, तो लिखिए कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और ये देखो 2 लाख माइनस में है ना, बाहर कर दो 2 लाख, क्या है प्लस की माइनस, कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब टोटल कीजिए कितना अपने पास रियल में आया। तो देखो 3 लाख आया है और 2,93,000 गया है, तो प्लस में बचेगा कि माइनस में, प्लस में। कितना 7,000, रियल में 7,000 बचा। अब ये जो आंसर है ना बाबू लोग, इसमें अपना ओपनिंग कैश जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम अगर जोड़ देंगे, जादू देखना, आप आंसर एग्जामिनेशन हॉल में प्रूव कर सकते हैं। जो आपका आंसर आएगा तीनों एक्टिविटी को ऐड लेस करके, उसमें आपके क्वेश्चन में जो ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट आइटम दिया रहेगा उसको जोड़ेंगे तो क्लोजिंग का आंसर आना चाहिए।
अगर आ गया तो आप सही हैं। चलिए जोड़ते हैं। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम ढूंढिए, कितना है? 28,000। देखिए तो है, कितना दिया है? 28,000। ध्यान देना, इसमें जोड़ेंगे तो क्लोजिंग आ जाना चाहिए। देखो 7,000 में 28,000 जोड़ेंगे, देखो क्लोजिंग 35,000 है। इसका मतलब है रुपया सही आया और सही गया है, अपना बैलेंस मैच कर गया। 7,000 था, 28,000 ओपनिंग था, 35,000 हो गया देखो क्लोजिंग में। तो ये क्या निकल जाएगा? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम। क्लियर? तो हमेशा एग्ज़ाम में आप प्रूव करके देखेंगे कि आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है? और ये पांचों सेट का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब रगड़ के मेहनत कीजिए खूब। अब आपके अंदर ताकत होना चाहिए मार्क्स लाने का, जितना ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं।